नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर मनीषा और एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल एमके होमियो केयर पे। और आज हम बात करेंगे अस्थमा यानी कि दमा की प्रॉब्लम के बारे में। तो जानते हैं इसके बारे में सब कुछ कि ये क्या होता है, क्या-क्या इसके सिम्पटम्स होते हैं, किन-किन लोगों में देखा जा सकता है और क्या होम्योपैथी में अस्थमा के लिए कोई ट्रीटमेंट है या नहीं। तो देखते हैं ये सब, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो, अगर आप पहली बार देख रहे हैं मेरा वीडियो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो पसंद आता हो, किसी भी तरीके से वीडियो में कुछ भी हेल्पफुल लगता हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में। तो अस्थमा जो है सबसे पुरानी बीमारियों में से एक बीमारी है और काफ़ी हद तक जो ये है बच्चों में भी देखा जाता है अस्थमा यानी कि दमा की प्रॉब्लम। तो आइए देखते हैं कि अस्थमा होता क्या है। तो अस्थमा को आप बोल सकते हैं कि ये एक तरीके का आपके लंग्स की सूजन है। आपके जो फेफड़े होते हैं उनमें सूजन आ जाती है, आपकी जो सांस की जो नली होती है जिसे ब्रोंकाई बोलते हैं, उसमें सूजन आ जाती है, तो अस्थमा हो जाता है। तो होता ये है कि जैसे जब भी आप सांस लेते हो तो ऑक्सीजन जो है आपके सांस के थ्रू जाती है, आपके ब्रोंकाई से, आपकी सांस की नली से आपके लंग्स में चली जाती है, फेफड़ों में चली जाती है। और जो है वहाँ पे लंग्स में जो एल्वुलाई होते हैं वो अपना काम करते हैं, वो उन ऑक्सीजन को ब्लड में मिक्स करते हैं और ब्लड से जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेके आपके सांस के नली से वापस छोड़ते हैं। तो ये होता है एल्वुलाई का काम, गैसेस को एक्सचेंज करने का। और इसी तरीके से जो है आपका रेस्पिरेटरी वर्क करता है। लेकिन जब आपको अस्थमा होता है और आपके लंग्स में सूजन हो जाती है, उन एल्वुलाई में सूजन हो जाती है, ब्रोंकाई में सूजन हो जाती है, तो जो है अस्थमा की दिक्कत देखने को मिलती है। तो कैसे होता है, जब आप सांस लेते हो तो क्योंकि आपकी नली में भी सूजन हो गई है, तो जो पैसेज होता है वो बहुत ज़्यादा नैरो हो जाता है, बहुत पतला हो जाता है, जिससे सांस प्रॉपरली आपकी जा नहीं पाती है, ऑक्सीजन सही से ट्रांसफर नहीं हो पाता है और आपकी जो है सांस फूलने लगती है, ये सिम्टम्स आने लगते हैं। और एल्वुलाई में भी क्योंकि सूजन हो गई है, म्यूकस जमा हो गया है, तो टाइमली प्रॉपरली जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज सही से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से चेस्ट में आपको टाइटनेस रह सकती है, कफिंग की दिक्कत हो सकती है, वीजिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपके जो है अस्थमा के सिम्टम्स दिखने लगेंगे जब आपके लंग्स में, एल्वुलाई में, आपकी ब्रोंकाई में सूजन हो जाएंगे तो। तो अस्थमा के 4 मेन सिम्पटम्स होते हैं। सबसे पहला सिम्पटम है कफिंग। तो अगर किसी भी तरीके का कफ, ड्राई कफ हो या वेट कफ हो आपको, तो ये एक सिम्पटम हो सकता है अस्थमा का। नेक्स्ट है वीजिंग। तो आपके गले में से घरघराहट की आवाज़ अगर आ रही है या सीटी बजने जैसी अगर आपकी आवाज़ निकलती हो, गले में से कफिंग बहुत ज़्यादा होती हो, तो ये सिम्पटम हो सकता है। नेक्स्ट है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। तो आपकी सांस बहुत जल्दी अगर फूलने लगती हो, आप थोड़ा भी काम कर रहे हो, सीढ़ी चढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो और बहुत जल्दी आपकी सांस अगर फूलने लगती हो, तो वो एक सिम्पटम हो सकता है। एंड लास्ट है टाइटनेस ऑफ चेस्ट। तो अगर आपके चेस्ट में आपको जकड़न, एकदम टाइटनेस महसूस हो रही हो, जकड़न महसूस हो रही हो, तो ये एक सिम्पटम हो सकता है। तो अगर ये चारों सिम्पटम पेशेंट में दिख रहे हैं तो वो अस्थमा हो सकता है। तो अस्थमा का कोई कारण नहीं है, ये आपकी बॉडी का हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। मतलब आपकी बॉडी ही सेंसिटिव है उन चीज़ों को लेके। यानी कि अगर आप कहीं बाहर निकल रहे हैं कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे थोड़ा ज़्यादा धूल हो, डस्ट हो, तो बाकी लोगों को वो जगह में जो है ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, वो नॉर्मल रहेंगे, लेकिन आपको उस जगह पे बार-बार छींकें आएँगी। तो ये हो गया आपकी बॉडी का हाइपर सेंसिटिविटी, आपकी बॉडी का एक सेंसिटिव रिएक्शन उस जगह को लेके। तो ये आपकी बॉडी में जो है, ये जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है, ये पहले से ही प्रेज़ेंट होती है, पहले से ही आपकी बॉडी जो है इस तरीके से बनी होती है। और मोस्टली जो अस्थमा जो है ये फैमिली हिस्ट्री में चला आ रहा होता है। तो अगर आपकी फैमिली में है, आपके दादा-दादी, नाना-नानी, मम्मी-पापा को अगर है, तो मोस्ट कॉमन है कि वो आप में भी आ जाए अस्थमा। तो ये इस तरीके से होता है, ये जो है ट्रेड्स में चला आ रहा होता है और ये आपकी बॉडी का
सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। तो अगर आपको अस्थमा है, अगर आपने इसे जल्दी डायग्नोस कर लिया तो बहुत ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि अर्ली स्टेज में जब जैसे पता लगता है तो ये बहुत माइनर रूप में होता है, यानी कि कई बार हो सकता है कि आपके नोज़ में ही हो या फिर आपके ब्रोंका में ही सिर्फ वो जो रिएक्शंस है हाइपर सेंसिटिविटी वो हो रहा हो। लेकिन अगर आप उस पर ध्यान नहीं देंगे, अगर आप एंटी एलर्जिक ले लेके बार बार उसे सप्रेस करेंगे तो धीरे धीरे वो जो है और बढ़ता चला जाएगा, हायर स्टेजेस आने लगेंगे उसकी। धीरे धीरे आपके पूरे लंग्स को, दोनों लंग्स को, एल्वुलाई को जो है वो अफेक्ट कर देगा, पूरी जो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें सूजन आ जाएगा। तो ज़रूरी है कि आप अगर अस्थमा आपके जो है हिस्ट्री में चला आ रहा है तो आप केयरफुल रहे, जल्दी से जल्दी इसे ट्रैक करें, डायग्नोस करें और इसके लिए जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट। तो जी हाँ, होम्योपैथी में अस्थमा के लिए ट्रीटमेंट है और काफ़ी इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। और स्पेशली अगर आप अर्ली स्टेज में जो है होम्योपैथी ऑप्ट कर लेते हैं अस्थमा के लिए, तो उससे बेटर ट्रीटमेंट आपके लिए कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत ही कम टाइम में जो है ये आपके सिम्टम्स को एकदम ही गायब कर देगा, आपके डिजीज़ को एकदम ही ख़त्म कर देगा। लेकिन अगर आप किसी भी कारण जो है अर्ली स्टेज में होम्योपैथी नहीं ले पाते हैं या आपको पता नहीं था और आपकी थोड़ी एडवांस स्टेज हो गई है अब अस्थमा की, दमा की, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अभी भी जो है होम्योपैथी ले सकते हैं और उसके बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो होम्योपैथी में अस्थमा की दवाइयाँ हैं, लेकिन ये दवाइयाँ आप कभी भी खुद से ना लें, क्योंकि ज़रूरी है कि जो दवाई आपको दी जा रही है अस्थमा में वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन से मैच करके दी जा रही हो। तो इसके लिए, यानी कि ये ट्रीटमेंट लेने के लिए आप प्रॉपर एक होम्योपैथिक कंसल्टेंट के पास जाएँ और उन्हें अपने जो सिम्टम्स है अपना सारा केस टेकिंग दे और उस हिसाब से अपने कॉन्स्टिट्यूशन से मैच करके जो है आप अस्थमा की दवाइयाँ लें। और मैं जो अभी आपको दवाइयाँ बताने वाली हूँ होम्योपैथी में, वो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है, ताकि आपको पता हो कि होम्योपैथी में जो अस्थमा का इलाज होता है और क्या-क्या दवाइयाँ यूज़ की जाती है। तो सबसे पहली दवाई है आर्सेनिक एल्बम 30। तो अगर आपको अस्थमा का अटैक रात में आता हो और स्पेशली रात में 12 से 2 बजे के बीच में अगर आपको अस्थमा का अटैक आता हो और इतनी ज़्यादा तकलीफ होती हो, इतनी ज़्यादा आपको सफोकेशन महसूस होने लगती हो और आप बेड पे उठ के जो है बैठ जाते हैं रात में, तो उस केस में आप आर्सेनिक एल्बम 30 यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है एंटिमटाट 30। तो अगर सीने में आपको जकड़न महसूस होती हो, बहुत ज़्यादा टाइटनेस महसूस होती हो आपके चेस्ट में और रैटलिंग म्यूकस अगर आपका हो, यानी कि घरघराहट की आवाज़ आती हो, आपके गले में ऐसा लगता हो कि कफ फंस गया हो और घरघराहट की आवाज़ अगर बार बार आती है, तो आप जो है एंटिमटाट 30 यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है इपिकैक 30। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा कफिंग होती है, एकदम एक्सेसिव कफिंग होती है, आप पूरे दिन पूरी रात खांसते ही रहते हैं और जिसकी वजह से आपका पूरा फेस जो है नीला पड़ जाता है, तो उस केस में इपिकैक 30 यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट मेडिसिन है नेट्रम सल्फ 200। तो ये एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है अस्थमा के केस के लिए, और इसमें जो कफ होता है, जो म्यूकस बाहर आता है, वो येलो इन कलर होता है। तो अगर पीले कलर का म्यूकस आपका बाहर आ रहा है कफिंग के दौरान और आपकी जो सांस बहुत जल्दी फूलने लगती हो, तो ये मेडिसिन आप ले सकते हैं। इस मेडिसिन को हफ्ते में सिर्फ एक बार रिपीट किया जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन है स्पॉन्जिया 30। तो अगर आपको ड्राई कफ की शिकायत हो, यानी कि सूखी खांसी हो रही हो, आपको आपके खांसी में से कुछ बलगम बाहर नहीं आ रहा हो और आपके पूरे ही ट्रैक्ट में आपको बहुत ज़्यादा ड्राइनेस महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा रूखापन महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा हो कि पूरा जो आपकी नली है वो पूरी सूख गई हो, तो उस केस में आप ले सकते हैं स्पॉन्जिया 30। नेक्स्ट है ब्रायोनिया 30। तो ब्रायोनिया में क्या होता है, अस्थमा आपका शुरू हो जाता है, अस्थमा अटैक आ जाता है अगर आपने थोड़ा भी एक्सर्शन किया, थोड़ा भी आपने काम करना शुरू किया, आपने थोड़ा वॉकिंग की या आप थोड़ा सीढ़ी चढ़ने लगे या कुछ भी काम आपने किया और तुरंत ही जो है आपका दम फूलने लगता है, आपको अस्थमा का अटैक आ जाता है। तो थोड़ा भी अगर एक्सर्शन डालने से, थोड़ा भी काम करने से जो है अगर आपका सिम्टम्स आ रहे हो, तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं ब्रायोनिया 30। उसके बाद लास्ट मेडिसिन जो मैं बताऊंगी वो है पोथोस। तो अगर कभी भी आप बाहर जा रहे हो और सैंड के कांटेक्ट में या डस्ट धूल के कांटेक्ट में आने से तुरंत ही आपका अस्थमा एग्रीवेट हो जाता हो, आपको छींकें आने लगती हो, अगर ये सिम्टम आपको दिख रहा है, तो उस केस में पोथोस बहुत ही अच्छा वर्क करेगा, तो आप ये ज़रूर ले सकते हैं।
तो ये थे अस्थमा के लिए कुछ मेन मेडिसिन जो कि मैंने आपको सिम्टम्स के साथ समझाए हैं। इसके अलावा भी कई और मेडिसिन है होम्योपैथी में अस्थमा के लिए, लेकिन मैंने कुछ मेन मेडिसिन जो हैं वो आपको बताए हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आशा करती हूँ कि आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो में कुछ भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़, अपने स्टूडेंट्स में, अपने कलीग्स में ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको कुछ भी सजेशन है, अगर आपको कुछ भी टॉपिक पे वीडियो देखना है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि उसी टॉपिक पे मैं जो है नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ। अगर आप किसी भी चीज़ के लिए मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स दी गई है, आप उसके थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।